Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor, ABSIT College of Engineering. Student, today we discuss कर्व ट्रेसिंग। इस लेक्चर में हम कर्व ट्रेसिंग को डिस्कस करेंगे और कर्व ट्रेसिंग 3 फॉर्म में किया जाता है यहाँ पर, लेकिन 2 को ही आपके सिलेबस में रखा गया है। पहली है कार्टेशियन फॉर्म, जब कोई भी फंक्शन, कोई भी कर्व x और y में दिया जाता है, हम उसे ट्रेस करते हैं। एक्स वाई की जो फॉर्म होती है उसे कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है। दूसरी एक फॉर्म होती है पोलर फॉर्म। पोलर मतलब जब आपका जो कर्व, जो फंक्शन होता है वो r और थीटा में दिया जाता है, यानी r इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा, इसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं। एक और फॉर्म होती है पैरामेट्रिक, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल 2 होते हैं, लेकिन दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, तो ऐसी फॉर्म को पैरामेट्रिक कहा जाता है। कर्व ट्रेसिंग पैरामेट्रिक फॉर्म का भी किया जाता है, पैडल फॉर्म का भी किया जाता है जबकि फंक्शन आर का होता है। लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ 2 ही फॉर्म को रखा गया है, एक है कार्टेशियन फॉर्म और दूसरी है पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म पहले हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म को करने से पहले या पोलर फॉर्म को करने से पहले कर्व को ट्रेस करने में एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है टॉपिक का, जिसे हम एसिम्प्टोट कहते हैं। यानी एसिम्प्टोट क्या है? एसिम्प्टोट इज ए लाइन और ए कर्व दैट अप्रोच ए गिवन कर्व आर्बिट्रेरी क्लोजली। यानी ऐसे कर्व जो आर्बिट्रेरी, ऐसे कर्व जो क्लोज होते हैं, आर्बिट्रेरी अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी की तरफ। यानी कुछ स्ट्रेट लाइन जो इन्फिनिटी पे जाकर के इन्फिनिटी की तरफ टेंस करती हैं, इन्फिनिटी पे जाकर के टच करती हैं एक दूसरे को, उन्हें हम एसिम्प्टोट कहते हैं। द एसिम्प्टोट is a line or a curve that approaches a given curve arbitrarily closely। यानी सम स्ट्रेट लाइन, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं इस डेफिनेशन को कि सम स्ट्रेट लाइन अप्रोच टू इनफाइनाइट। यानी कुछ स्ट्रेट लाइन जो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती हैं, उन्हें हम एसिम्प्टोट कहते हैं। पहले हम कार्टेशियन फॉर्म का ही एसिम्प्टोट पढ़ रहे हैं कि किसी कार्टेशियन फॉर्म का एसिम्प्टोट कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट, उसका एक वर्किंग रूल है, तो उस वर्किंग रूल से चलेंगे, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा काम करना आसान हो जाएगा। तो वर्किंग रूल को समझते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या है। स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि एक भी स्टेप वर्किंग रूल की मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस होती है तो फिर कहीं ना कहीं आपका कोई एसिम्प्टोट छूट जाएगा। तो एसिम्प्टोट हम कैसे निकालते हैं? लेट एफ ऑफ एक्स वाई ए नॉट एक्स टू दी पावर एन ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 वाई प्लस up to and so on a n x y to the power n minus 1 a n plus 1 y to the power n plus x y plus x plus y any constant a up to। इस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक कर्व होता है, जिसके लिए हमें एसिम्प्टोट फाइंड करना होता है।
एसिम्प्टोट जब भी हम किसी कर्व का निकालते हैं तो उस कर्व का एसिम्प्टोट निकालने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो अगर हम उसकी डिग्री को निकालना चाहते हैं तो डिग्री को कैसे देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हमने देखा कि हाईएस्ट पावर n हो रही है, यहाँ n-1 है, ये भी n है, दोनों मिलाकर के n पावर ही बनाएंगे। ये भी n पावर बना रहा है, यहाँ तक भी n है। उसके बाद कुछ पावर्स मैंने लिखी हैं जो कम होनी स्टार्ट हो गई हैं, बाद में कोई कांस्टेंट भी आता है। तो हाईएस्ट पावर को अगर मैं देखूँ तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इट हैव nth nth एसिम्प्टोट, यानी कर्व की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके अंदर इतने ही एसिम्प्टोट आते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि एसिम्प्टोट किसी कर्व के किस तरीके से आ सकते हैं। तो हमने देखा कि n एसिम्प्टोट इस कर्व के आ सकते हैं। तो एसिम्प्टोट स्टूडेंट निकालते कैसे हैं, उसके लिए हमारी स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1। सबसे पहला जो एसिम्प्टोट है वो आएगा एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के एसिम्प्टोट पैरेलल कैसे आता है उसको समझते हैं स्टूडेंट। ये पहली स्टेप है, इक्वेटिंग टू जीरो the coefficient of highest power of x। यानी आपको क्या करना है, x की हायर पावर के कोफिशेंट को इक्वेट करना है जीरो के बराबर। इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशेंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x if it is imaginary then omit मतलब उसको छोड़ देते हैं। and if it is constant no asymptote parallel to x एक्सिस। यानी फिर उस कर्व का x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं होता। अब स्टूडेंट हम कैसे देखते हैं कि किसी इक्वेशन को x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को कैसे देखना है। जैसे x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है, इसका कोफिशिएंट a0 है। कहीं इसमें और भी अगर x की हाईएस्ट पावर n मुझे मिल जाती है तो उन सभी कांस्टेंट को, उसके जो कोफिशिएंट है उनको उठाऊंगा, जीरो के बराबर रखूँगा, तो एक एसिम्प्टोट मुझे मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहीं पर ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मेरे पास इक्वेशन है x³ इंटू y माइनस a प्लस y x इक्वल्स टू 0। तो एक स्टूडेंट अगर मैं इस इक्वेशन में देखूँ तो हाईएस्ट पावर x की 3 हो रही है, y के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 एसिम्प्टोट आने वाले हैं। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, लेकिन मैंने हाईएस्ट पावर की बात की है। तो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट उसको ध्यान से देखिए आप, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट y माइनस a है। तो इस y माइनस a को मैं 0 के बराबर रखूँगा, यानी y इक्वल्स टू a इज़ दी एसिम्प्टोट। तो मेरा एक एसिम्प्टोट आएगा जिसे मैं y इक्वल्स टू a कह सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे कर्व में जो भी x की हाईएस्ट पावर है
उसको हम उठाते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। अगर मान लीजिए वो कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने ये लिया आपके सामने, एक और एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वस टू 0 है, मैं इसके एसिम्प्टोट निकालना चाहता हूँ। तो x की जो हायर पावर है वो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो 1 है। चूँकि मुझे 1 को 0 के बराबर रखना होता है, 1 कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो मैं कहूँगा नो एसिम्प्टोट, यानी अब इसका कोई एसिम्प्टोट नहीं आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से स्टूडेंट में एसिम्प्टोट को हम चेक कर सकते हैं। हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट कैसे आता है। स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में हम कह रहे हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालेंगे। सेम डेफिनेशन है स्टूडेंट जैसा हमने पहले किया एक्स के लिए, अब वाई के लिए है। तो इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। अब हम y की हाईएस्ट पावर को देखेंगे। इफ इट इज इमेजिनरी देन ओमिट, उसको छोड़ देते हैं अगर वो इमेजिनरी हुआ। एंड इफ इट इज कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट हुआ तो कहते हैं नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी फिर वाई एक्सिस के एसिम्प्टोट पैरेलल नहीं होगा। जैसे कि मैं इस इक्वेशन में देखूँ, अगर जैसे मैंने x के लिए किया है तो सेम मैं y के लिए भी कर सकता हूँ। अब y की हाईएस्ट पावर एक तो यहाँ से आ रही है और x यहाँ पर x है, तो y तो यहाँ से भी आएगा। यानी अगर इसी एग्जांपल को मैं देखूँ तो इसी एग्जांपल में x की पावर 3 y इंटू वाई प्लस एक्स, यानी यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि दोनों से y कॉमन आएगा तो x की पावर 3 प्लस एक्स हो जाएगा। तो x की पावर 3 प्लस एक्स को जब मैं 0 के बराबर रखूँगा तो यहीं पे देख सकते हैं हम, अगर मैं इस एग्जांपल को डिस्कस करना चाहूँ फिर से y के लिए, तो ये बनेगा x क्यूब y और प्लस वाई एक्स और माइनस ए एक्स क्यूब। तो मुझे चूँकि y के पैरेलल चाहिए तो y के कोफिशिएंट को ही देखूँगा। तो y का जो कोफिशिएंट है वो x की पावर 3 प्लस 1 x की पावर 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक तो एसिम्प्टोट x इक्वल्स टू 0 आया और एक x इक्वल्स टू प्लस माइनस ओएटा, यानी दो एसिम्प्टोट तो मेरे पास इमेजनरी हैं, एक एसिम्प्टोट मेरे पास रियल है। एक एसिम्प्टोट ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, तो 4 मेरे एसिम्प्टोट आए। चूँकि हाईएस्ट पावर भी 4 बन रही थी दोनों को मिला करके, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसके 4 एसिम्प्टोट आते हैं। तो इस तरीके से हम एसिम्प्टोट निकाल सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेकिन स्टूडेंट मान लीजिए कि मेरे एसिम्प्टोट कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो फिर मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, स्टेप नंबर 3। स्टूडेंट एसिम्प्टोट जब भी हम निकालते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होती हैं। स्टार्टिंग में ही हमने कहा है कि कुछ लाइन होती हैं। लाइन हमेशा दो तरीके की होती हैं, या तो वो दोनों एक्सिजों को एक बार में कट कर जाती हैं, या तो वो एक्सिजों के पैरेलल होती हैं। तो जैसा कि हमने देखा अभी पैरेलल एसिम्प्टोट हम निकाल रहे थे, तो वो एक एक्सिस को ही एक बार में काटती हैं, तो पैरेलल लाइन होती हैं। यानी अगर वाई एक्सिस को कोई काट रहा है तो पास कर रहा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर एक्स एक्सिस को कोई पास कर रहा है उसको काट करके जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो लाइन है हमारी वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन लाइन केवल ऐसी ही नहीं होती कि जो केवल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को ही काटती हैं। लाइन ऐसी भी होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक लाइन तो इस तरीके से जा सकती है, दिस इज़ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक लाइन ऐसे भी जा सकती है, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
अगर मैं इस एक्सिस को देखूं तो ये इस एक्सिस को कोई लाइन ऐसे भी काट सकती है। तो जो लाइन ऐसे काटेगी वो एक्स और वाई दोनों को एक साथ काटती है। अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस को एक साथ काटती है तो इस तरीके की लाइन को हम ऑब्लिक लाइन कहते हैं। ऑब्लिक लाइन का स्टूडेंट मतलब होता है, ऑब्लिक लाइन का मतलब हो जाता है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी हम उसे दोनों एक्सिसों को एक साथ काट रहे हैं तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इसका इक्वेशन होता है। तो जो स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑब्लिक एसिम्प्टोट। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, यानी मेरे पास जो भी एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, अब कोई भी लाइन वो इस तरीके से दोनों को काटती है। जब इस तरीके से लाइन कोई काटती है तो इस तरीके से काटते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि ये डिस्टेंस सी हो गई है और ये कोई एंगल बनाती है। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि हमें m और c हमें दोनों ही कैलकुलेट करने होते हैं। तो एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे स्टूडेंट। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसकी एक डेफिनेशन है कि कैसे हम m निकालें, कैसे c निकालें। तो उसका एक प्रोसेस है, उसको ले लेते हैं। क्या है, इफ़ द कर्व हैव नॉट asymptote parallel to x axis and y axis, parallel to x axis and y axis, then use this process। तब हम इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे। तो प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, प्रोसेस लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटरमाइन m। क्योंकि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हमें चाहिए, जिसके लिए m और c दोनों की आवश्यकता है। तो m को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उसको समझिए। पुट y इक्वल्स टू m, x इक्वल्स टू 1 इन हाईएस्ट पावर, हायर पावर ऑफ x एंड y। यानी आपके कर्व में जो भी हाईएस्ट पावर रखने वाली टर्म्स हैं, हम उसमें y की जगह m और x की जगह 1 पुट कर देते हैं। जब y की जगह m और x की जगह 1 पुट करेंगे तो जो इक्वेशन होगी, देन वी हैव फाई, चूँकि n हाईएस्ट पावर है तो ये डिग्री को शो कर रहा है। चूँकि y की जगह m और x की जगह 1 हो गया तो एक इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती है कि m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन आ जाती है। पुट करेंगे, ये जो फाई एंड m है इसको 0 के बराबर पुट करेंगे एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m, और m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m की जो स्टूडेंट वैल्यू आती हैं, दैट इज, इसका मतलब हुआ कि m इक्वल्स टू m1 m2 m3, और चूँकि nth इक्वेशन है तो इसलिए उसकी nth ही वैल्यूज आ जाती हैं। तो m की हमारे पास m1 m2 m3 mn n वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये तरीका है स्टूडेंट m को डिटरमाइन करने का। अब हमने यहाँ से m को डिटरमाइन कर लिया है। अगर m आ जाए तो फिर उसके बाद चूँकि इक्वेशन हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, यानी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का मैं यूज करूँगा, और चूँकि m मैंने कैलकुलेट कर लिया है तो मुझे c भी चाहिए। तो डिटरमाइन c कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, डिटरमाइन c। तो c को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको भी समझते हैं स्टूडेंट। पुट अगेन पुट
y इक्वल्स टू m, x इक्वल्स टू 1 इन नेक्स्ट लोअर पावर। यानी अगर पहले मैंने n में रखा था तो अब मैं n-1 में रखूँगा। वी गेट 5n-1m। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन से मैंने 3 डिग्री की इक्वेशन हाईएस्ट थी, तो मैंने हाईएस्ट 3 पावर की इक्वेशन बनाई, अब मैं 2 पावर की बना रहा हूँ। यानी जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि कोई कांस्टेंट यहाँ पे होगा an और m की पावर n-1 हो जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से इक्वेशन आने वाली होगी। इसके बाद हमें स्टूडेंट क्या करना है, यूज़ द फॉर्मूला and use the formula एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं 5-nm c प्लस 5n-1m इक्वल्स टू 0। यानी ये फॉर्मूला है कि c की वैल्यू निकालने के लिए माइनस ऊपर आ जाता है 5n-m और नीचे हो जाएगा 5-n-m। इस फॉर्मूले का स्टूडेंट हमें यूज करना है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हमें c मिल जाएगा। क्योंकि हमें c और m दोनों ही मिल गए हैं, देन यूज़ पुट द वैल्यू ऑफ m, दैट इज़ m इक्वल्स टू m1, m2, mn। कुछ ऐसी वैल्यू रखते जाएंगे एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू c इक्वल्स टू c1, c2, cn। यानी m की एक एक वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर रखता जाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग c निकलता जाएगा। तो जब मेरे पास m और c दोनों आ जाएंगे तो इन वैल्यू से एक इक्वेशन बनाऊंगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, फिर इन वैल्यू से एक इक्वेशन बनाऊंगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इन वैल्यूज से एक इक्वेशन बनाऊंगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी। यानी इसमें रखता जाऊंगा और ये सब कुछ स्ट्रेट लाइंस बनती चली जाएंगी। तो ये nth स्ट्रेट लाइन आएगी, यही उसके एसिम्पटोट होते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने एक प्रोसेस पढ़ा है कि कैसे हम एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। नोट करके मैं अभी लिख रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा एक और लॉजिक बचा है, तो नोट करके आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कंसीडर एनी टू वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल। अगर किसी कर्व के लिए देखें हम m की दो वैल्यू इक्वल हैं, तो इसका मीनिंग क्या है पहले यही समझ लेते हैं। कि मान लीजिए मेरे पास जो एक्सिस हैं उस पर दो लाइन इस तरीके से पैरेलल आ गई हैं। अगर पैरेलल आ गई हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन के m सेम हो सकते हैं, यानी ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, लेकिन इनके c तो अलग अलग होंगे। ये एक c1 होगा तो दूसरा c2 होगा। यानी m की वैल्यू बराबर होने से c1 c2 अलग होने से भी लाइन दोनों जो ऑब्लिक लाइन हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर c किसी का इक्वल आ जाए तो फिर मुझे क्या करना है, m किसी का इक्वल आ जाए तो मुझे क्या करना है। तो अगेन पुट y इक्वल्स टू m, x इक्वल्स टू 1 इन नेक्स्ट लोअर पावर। अब मैं उससे भी आगे की एक पावर में यानी n-2 में रखूँगा। दैट इज़ इसका मतलब ये हो जाता है कि कि 5n-2m कैलकुलेट किया जा रहा है एंड यूज़ द फॉर्मूला। फिर एक फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि एक वैल्यू पर m की दो मुझे c चाहिए या एक वैल्यू पर n c चाहिए, तो मुझे उसके लिए एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो फार्मूला हमारा क्या है उसको समझिए एक बार। c² अपॉन फैक्टोरियल टू 5" यानी जो पहले वाली वैल्यू आपने निकाली थी उसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन प्लस c 5-n-1m और प्लस 5n-2m इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास क्या होगा कि अगर दो वैल्यू इक्वल हैं तो दो वैल्यू m पर मान लीजिए m1 और
m2 दोनों बराबर ही हैं तो एक ही वैल्यू पर c की दो वैल्यू डिटरमाइन हो जाएंगी, यानी c की वैल्यू c1 और c2 आ जाएंगी। तो इन c1 c2 से हम क्या कर सकते हैं, c1 c2 से दो अलग अलग पैरेलल लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं, जिन दो लाइनों के एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन c जो कांस्टेंट लेंथ होती है एक्सिस से वो हमेशा अलग अलग हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं तब हमें और ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको समझना। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सॉल्व करते हैं इसे। स्टूडेंट पहले तो देख कर के आप ये बताइए कि इक्वेशन कितने डिग्री की है। मेरी इक्वेशन है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस और इक्वल्स टू 0। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट जब हम एसिम्पटोट कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एसिम्पटोट जब हम निकालेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसकी डेफिनेशन थी कि x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। x की हाईएस्ट पावर देखें 4 डिग्री की मेरी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में आए हैं तो 4 डिग्री की इक्वेशन है। x की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आया है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया है। इसका मतलब हुआ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और इसका मतलब हो जाता है वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। यानी कि स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एसिम्पटोट आए, एक तो y इक्वल्स टू बी आया और दूसरा y इक्वल्स टू माइनस बी आया, यानी दो लाइन आ रही हैं। अगर मैं इन लाइनों को ट्रेस करके देखूं तो y इक्वल्स टू बी कहीं यहाँ पे होता है, y इक्वल्स टू बी, यानी ये एक ऐसी लाइन है और यही मैंने कहा है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। और दूसरी लाइन y इक्वल्स टू माइनस बी वो यहाँ कहीं होगी, y इक्वल्स टू माइनस बी, यानी ये लाइन भी पैरेलल है, इसीलिए हम उसको पैरेलल एसिम्पटोट कह रहे थे। अब स्टूडेंट अगर हम देखें एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर मुझे एसिम्पटोट निकालना है तो उसके लिए जो मेरी इक्वेशन है उसको मैं फिर से देखता हूँ। वाई एक्सिस के पैरेलल निकालने के लिए वाई की हाईएस्ट पावर को देखना है। वाई की हाईएस्ट पावर वाई स्क्वायर यहाँ पे है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका कोफिशिएंट बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, यानी एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस ए आर 2 एसिम्पटोट। हाईएस्ट डिग्री 4 थी तो वही 4 एसिम्पटोट आने थे, लेकिन इनको भी ट्रेस करके देखते हैं। तो अगर कि मैं ट्रेसिंग करता हूँ तो x इक्वल्स टू ए कहीं यहाँ पे होता है, वो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू ए, और दूसरा x इक्वल्स टू माइनस ए कहीं यहाँ पे होता है तो वो ये हो जाएगा, यानी ये मेरे दोनों एसिम्पटोट हैं। और ये क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है तो ये y एक्सिस मेरा हो गया है। तो y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस के पैरेलल हम एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा कि 4 डिग्री की इक्वेशन थी, 4 ही एसिम्पटोट आ गए हैं, तो एसिम्पटोट कंप्लीट हो गए हैं, मुझे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें कि हम ये देखें कि एसिम्पटोट अगर पैरेलल नहीं आते तो मुझे कैसे फिर एसिम्पटोट निकालने होंगे। तो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि फाइंड द एसिम्पटोट find the asymptote of the curve
एक्स की पावर 3 2x² y माइनस XY² माइनस 2y की पावर 3 प्लस 3xy प्लस 3y² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक कर्व है जिसका मैं एसिम्प्टोट निकालना चाहता हूँ। तो अगर स्टूडेंट मेरे पास एक कर्व है जिसका मैं एसिम्प्टोट निकालना चाहता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसिम्प्टोट निकालेंगे। एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट देख लेते हैं। हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 एसिम्प्टोट आने चाहिए। तो मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल देखा, एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है और 1 जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगा नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नो एसिम्प्टोट। उसके बाद मैंने एसिम्प्टोट निकाला, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकाला तो उसमें भी देखूं तो मैं हाईएस्ट पावर एक्स वाई की पावर 3 है और उसका कोफिशिएंट -2 है। -2 भी कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है नो एसिम्प्टोट। ऐसा ज़रूर नहीं है कि पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं आएंगे, कभी भी एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ही चलना है ताकि हम पूरा प्रोसेस अच्छे से लगा पाएँ और अपने सारे एसिम्प्टोट निकाल पाएँ। अब चूँकि एसिम्प्टोट मेरे अभी तक आए नहीं हैं और एसिम्प्टोट मुझे निकालना है, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट पे चलता हूँ। ऑब्लिक एसिम्प्टोट को देखते हैं एक बार। मैंने क्या किया, पुट y इक्वल्स टू m, x इक्वल्स टू 1 इन हाईएस्ट पावर का मतलब है यहाँ पे 3rd डिग्री। तो मुझे 3rd डिग्री में y की जगह m और x की जगह 1 रखना है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहीं पर स्टूडेंट को ज़्यादा समझना है, केवल एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 3rd डिग्री को हम देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर है, तो 3rd डिग्री कहाँ पे बन रही है, x की पावर 3, हाईएस्ट डिग्री 3 है। यहाँ पर स्क्वायर और y है, मतलब दोनों मिलकर के 3 बनाएंगे। यहाँ पर भी x और y स्क्वायर है, दोनों मिलकर के 3 बनाएंगे। यहाँ पर भी 2y की पावर 3 है, ये भी 3 डिग्री का ही है। x की पावर 1 और y की पावर 1 यानी 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री तक मुझे नहीं चाहिए था, मुझे 3 डिग्री चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो वैल्यू उठानी है वो केवल यहाँ से उठानी है कि जो मेरे पास यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा ही 3rd डिग्री का है। यानी जो मेरी इक्वेशन आने वाली है वो ये आएगी कि phi 3m इक्वल्स टू 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब। ये मेरी इक्वेशन हो गई है। इसके बाद हमने अपने मेथड में लिखा है कि पुट phi 3m इक्वल्स टू 0, इसको 0 के बराबर रखना होता है। तो 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये भी 1 प्लस 2m हो गया है, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 2m कॉमन आएगा और 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। m की जो वैल्यूज़ हैं 1, -1 और m इक्वल्स टू माइनस के 1/2। यानी मेरे पास 3 वैल्यू आई हैं m की और वो 3 वैल्यू ये हैं। यानी मुझे इन पर काम करना पड़ेगा। मेरे 3 एसिम्प्टोट आने चाहिए। 3rd डिग्री की हाईएस्ट इक्वेशन थी, 3 वैल्यू भी आ गई हैं। मुझे c को डिटरमाइन करना है। तो नाउ डिटरमाइन c। मुझे c को डिटरमाइन करना है स्टूडेंट। c को कैसे डिटरमाइन करूं? उसने अपनी डेफिनेशन में ये बताया कि पुट y इक्वल्स टू m, x इक्वल्स टू 1 इन नेक्स्ट लोअर पावर।
और नेक्स्ट लोअर पावर को अगर आप देखें तो वो दैट इज़ x की पावर 2 हो गई है। यानी मुझे x की पावर 2 के कोफिशेंट में काम करना है, सॉरी x की पावर 2 नहीं, सॉरी x और y की पावर 2, यानी सेकेंड डिग्री हो गई है, सेकेंड डिग्री। अब सेकेंड डिग्री को अगर मैं देखूं इसमें, तो सेकेंड डिग्री कुछ इस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पर सेकेंड डिग्री है, ये भी सेकेंड डिग्री है, आगे 1 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री की टर्म्स हैं, तो इन्हीं को मुझे उठाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा phi 2 m इक्वल्स टू 3m प्लस 3m स्क्वायर, नहीं 2m स्क्वायर, हाँ 3m स्क्वायर है तो 3m स्क्वायर हो गया। तो ये मेरे पास phi 2m आ गया। क्योंकि कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, सारी वैल्यू अलग अलग हैं, तो इसलिए पहला फॉर्मूला ही काम कर जाएगा। एंड यूज़ द फॉर्मूला C इक्वल्स टू माइनस phi 2m अपॉन phi 3-m। अब मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है तो C इक्वल्स टू माइनस, ऊपर आएगा phi 2m मेरे पास है 3m प्लस 3m स्क्वायर, और नीचे जो phi-3m है, यानी मुझे डिफरेंशिएट करना है phi 3 का। तो phi 3 स्टूडेंट मेरे पास ये आया था, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस 2 माइनस 2m और माइनस 6m स्क्वायर, ये हो गया है। अब मेरे पास 2 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू हैं, तो पुट m इक्वल्स टू 1 माइनस 1 एंड माइनस 1/2। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, m की जगह पे 1 रख देता हूँ। अगर मैं m की जगह 1 रखता हूँ एट m इक्वल्स टू 1 पर, तो जो मेरा c है वो ध्यान दीजिए, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, मतलब ऊपर से मेरे पास 6 आ गया है, अपोन में ये 0, यहाँ से 1 रखने से ये 6 होगा, ये -2, तो -6 और -2, ये 2 है कैंसिल हो गया, तो ये माइनस के 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, यानी 1। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि m इक्वल्स टू 1 पर c इक्वल्स टू भी 1 आया। और अगर ये आ रहा है तो इससे बनने वाली इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू mx यानी x और प्लस c 1, यानी कि ये मेरा फर्स्ट एसिम्प्टोट आ गया है, एक एसिम्प्टोट आ गया है। m इक्वल्स टू -1 रखता हूँ, तो एट m इक्वल्स टू -1, तो c कितना आ रहा है, तो c को फिर से ध्यान देते हैं, ये माइनस के 3 हो जाएगा और ये प्लस के 3 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस प्लस ही बनेगा, और नीचे से जो भी आ रहा है, लेकिन अब ये 0 हो गया। तो यानी जब मेरे पास m इक्वल्स टू -1 आया तो c इक्वल्स टू 0 आया, यानी इससे बनने वाली एसिम्टोट, इससे आने वाला जो एसिम्टोट है वो क्या होना चाहिए, इससे बनने वाला एसिम्टोट हो गया है y इक्वल्स टू -x और प्लस c, यानी वो एक इस तरीके की लाइन आ रही है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर मैं एट m इक्वल्स टू -1/2 पर काम करूं तो c मेरा कितना आ रहा है, तो c को रख देते हैं, तो यहाँ से आएगा माइनस के 3/2, माइनस रखना है मुझे, माइनस के 3/2, ये स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हुआ 3/4, और अपोन में हो जाएगा 2 माइनस, इससे में कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 आएगा, और यहाँ से 1/4 तो माइनस के 6/4 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ऊपर से आएगा माइनस के 6 और प्लस के 3/4, और नीचे आ जाएगा ये 3 हो गया, तो 12 माइनस 6/4, ये इससे कैंसिल हो गया है, यानी जो वैल्यू आई
जो वैल्यू आई वो माइनस यहाँ पे भी होता है फॉर्मूले में ये वाला, तो जो माइनस आएगा तो माइनस में जो वैल्यू आई वो ऊपर से आ गई है -3 और नीचे से वैल्यू मिली है 6 माइनस यानी 6, यानी ये हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 1/2। तो यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब m इक्वल्स टू माइनस के 1/2 था तो c इक्वल्स टू 1/2 आया। और इससे जो बनने वाला एसिम्टोट है वो ये आना चाहिए कि y इक्वल्स टू माइनस के 1/2 x और प्लस के 1/2, यानी तीसरा एसिम्टोट ये है। तो 3 एसिम्टोट मेरे पास स्टूडेंट क्या आए हैं, एक बार उनको ध्यान से देखिए। पहला एसिम्टोट है y इक्वल्स टू x + 1, दूसरा एसिम्टोट है y इक्वल्स टू -x और तीसरा एसिम्टोट है 2y + x इक्वल्स टू 1। यानी ये मेरे वो 3 एसिम्टोट हैं जो मुझे कैलकुलेट करने थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपने एसिम्टोट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म के कर्व को कैसे ट्रेस किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।